नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और सबसे पहले कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़ लो आप फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। देश के सबसे बड़े मीडिया मालिक क्या, उनको तो भारत में अब इस दौर में, हालांकि रोज बदलती रहती हैं उपाधियां, लेकिन एक दौर में भारत में मीडिया मुगल कहा जाता था। नाम है सुभाष चंद्र। जी ग्रुप चैनलों के सबसे बड़े समूह के मालिक सुभाष चंद्र, इसीलिए कहा सबसे बड़े मीडिया मालिक। सुभाष चंद्रा ने पूरे देश के सामने सार्वजनिक माफी मांगी है। सार्वजनिक माफी है ये कोई बंद कमरे में माफी नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो पूरी दुनिया के सामने ओपन है, सिर्फ भारत के सामने माफी मांगी। अब सुभाष चंद्रा के माफी के बाद एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या वो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मेरे निजी व्यक्तिगत वाले, मेरे प्रधानमंत्री वाली रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, वो अपने ही नाम भूल गई थी शायद आगे एक बार, अंजना, नविका, आप देखते होंगे नविका कुमार को, नविका और अर्णव गोस्वामी, बहुत बड़ा चैनल अपना बना लिया। चैनल छोड़ा तो अपना इतना बड़ा चैनल साम्राज्य खड़ा कर लिया। इन लोगों का क्या होगा? अब सुभाष चंद्रा के इक्विवेलेंट अगर इनको देखें और सुभाष चंद्रा की सार्वजनिक माफी को देखें, तो इन्हें तो कान पकड़कर, दोनों कान दोनों हाथ से ऐसे पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उस चौराहे पर माफी मांगनी चाहिए जिस चौराहे पे मोदी जी कहे थे कि 50 दिन बाद मिलूंगा। उस चौराहे पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि वो चौराहा इतना गुप्त है कि आज तक कोई देख नहीं पाया। हम तो कई बार खोजने की कोशिश की, वो चौराहा पता चले जिसपे 50 दिन बाद मोदी जी मिलने वाले थे। खैर, मोदी जी को छोड़िए, इन पर गोदियों पर आइए। ये गोदी माफी मांगेंगे क्या? क्यों माफी मांगना है इनको? इसी चर्चा में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इसको देखिए, पढ़िएगा पूरा गौर से। मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप भी गौर से पढ़िएगा। जरा देखिए इसको। ये मैंने मस्क के ग्रोक से पूछा था। मस्क के ग्रोक से मैंने पूछा था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले एंकर कौन कौन है। अब आप जवाब पढ़िए। जवाब में लिखा है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई भारतीय न्यूज एंकर्स ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चर्चा की और उन पर विभिन्न आरोप लगाए। खासकर 2020 में जब यह मामला सुर्खियों में था। हालांकि यह सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन कौन से एंकर्स ने उनके खिलाफ सीधे तौर पर बात की, क्योंकि यह टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और समाचार कवरेज पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ प्रमुख एंकर्स के नाम इस संदर्भ में अक्सर सामने आए हैं। अब देखिए, खाली प्रमुख वाले आ रहे हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर व्यापक कवरेज की और रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए। पहला नाम देखिए, नंबर 1 पर अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर कई डिबेट्स और शोज किए। उनकी आक्रामक शैली और रिया पर लगाए गए आरोपों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। दूसरा नाम नविका कुमार, टाइम्स नाउ की एंकर, जिन्होंने इस मामले में कई बहसें आयोजित की और रिया के खिलाफ सवाल उठाए। उनके शोज में भी इस केस को विस्तार से कवर किया गया। तीसरा नाम अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे और आज तक की एंकर, जिन्होंने अपने शोज में इस मामले की जांच और रिया की भूमिका पर चर्चा की। स्मिता शर्मा उस समय विभिन्न न्यूज चैनलों से जुड़ी रहीं और उनके शोज में भी इस मामले को उठाया गया। रूबिका लियाकत, एबीपी न्यूज की एंकर, जिन्होंने अपने प्राइम टाइम शोज में इस केस पर बहस की और रिया के खिलाफ सवाल उठाए, उस समय एबीपी न्यूज। प्रदीप भंडारी, ये तो वही हैं जो गेट पर कूद के उतना अगर कूदे होते ओलंपिक में तो मेडल भारत लाए होते। रिपब्लिक टीवी और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक कमेंटेटर के रूप में उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई बयान और इस मामले को जोर शोर से उठाया। कई बयान दिए और जोर शोर से उठाया। अब नीचे देखिए, ये नाम सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट्स और जनता की धारणा के आधार पर उभर कर आए हैं, जहां लोगों ने इन एंकर्स पर शिकारी पत्रकारिता का आरोप लगाया है। उदाहरण के लिए कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि अर्णव गोस्वामी ने 435 शोज किए,
435 रिया चक्रवर्ती पर। नविका कुमार ने 345 शोज किए, 345। सोचिए 365 दिन होते हैं और वो भाई साहब तो 435 किए। और अन्य एंकर्स ने भी इस मामले में रिया को निशाना बनाया। हालांकि ये आंकड़े सत्यापित नहीं हैं, तो जब ये नहीं कह रहे हैं सत्यापित, तो हम भी कैसे कहें। और अतिशयोक्ति हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई एंकर्स ने अपने सोच में रिया को सीधे दोषी ठहराने के बजाय जांच के दौरान उठ रहे सवालों पर चर्चा की। फिर भी उनकी कवरेज को अक्सर एक तरफा और सनसनीखेज माना गया, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती को व्यापक आलोचना और नफरत का सामना करना पड़ा। 2025 में सीबीआई द्वारा रिया को क्लीन चिट दिए जाने के बाद इन एंकर्स की ओर से इस पर कोई औपचारिक माफी या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है। जबकि मैंने माफी के बारे में पूछा नहीं था, लेकिन मस्क का ग्रोक थोड़ा आगे जाके बता देता है, मन को पढ़ लेता है, मन की बात को। तो इसने बता दिया है कि किसी ने माफी नहीं मांगी है। अब माफी जो मांगी गई है, हम आपको माफी भी दिखाएंगे। जो माफीनामा हूबहू, मैं माफीनामा भी पढ़ूंगा आज सुभाष चंद्रा का। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि उससे पहले जरा एक सवाल हम ले लें हेमंत भाई से। हेमंत भाई, इतने इतने सो रिया चक्रवर्ती, ये क्या कहा है शिकारी पत्रकारिता। ये शिकारी पत्रकारिता क्या होती है, जरा एक बार शिकारी पत्रकारिता पर 2 मिनट समझ लें, तब माफीनामे पाते हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, शिकारी पत्रकारिता कहिए और ज्यादा बेहतर शब्द है सुपारी पत्रकारिता। मैं इसको सुपारी कहता हूँ, सुपारी जर्नलिज्म है ये। और ये लगातार आप पिछले 10-11 साल से लगातार देख रहे हैं। अगर इस घटनाक्रम को केवल ब्रीफ में अगर आप रिया चक्रवर्ती के मामले को देखें तो एक लाइन में आप इसको समअप कर सकते हैं कि ये साबित करता है ये मामला, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता कैसे नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष की पत्रकारिता किस तरीके से रसातल में चली गई है और हम एक रवांडा मीडिया से भी बदतर स्थिति में पहुंच गए। ये तो ओपनिंग सेंटेंस मेरा है। बेसिकली मीडिया का जो ये पतन है, ये ना केवल शर्मनाक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का दौर है कि जिस दौर में ये सुपारी मीडिया पहुंच गया, जिसको मैं डॉगी मीडिया बोलता हूं सुबह से शाम तक। गोदी नहीं है ये डॉगी है। गोदी और डॉगी में फर्क समझिए आप। गोदी में क्या है कि मैं आपकी गोदी में बैठ करके आपका प्रशंसा करूंगा। ये क्या है कि मैं गोदी में आपकी बैठूंगा, दूसरों के ऊपर भौंकूंगा, इसलिए मैं इसको डॉगी कहता हूँ। विरोधियों पे भौंकूंगा, इसलिए गोदी में बैठ के डॉगी जर्नलिज्म। ये हिंदुस्तान में उसका एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है। और फिर मैं एक बात कहता हूं, जो सुभाष चंद्रा ने किया है देर आए दुरुस्त आए। सवाल केवल इतना है कि जो माफी की पहल उन्होंने की है, चलिए जो भी उनके पिछले कारनामे हैं सबको छोड़ दीजिए आप। कोई भी आदमी जो माफी मांगता है उससे वो बड़ा नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं उसकी आत्मग्लानि कम होती है। आत्मग्लानि, छोटा नहीं होता माफी मांगने से कोई भी आदमी, केवल एक आत्मग्लानि का जो वो है, वो जो गिल्टी कॉन्शियस है, कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि मैंने माफी मांग ली, बात खत्म होगी। मेरा सवाल आपसे ये कि जितने डॉगी चैनलों के बाकी मालिक हैं जिनके आपने दिखाए, वो डॉगी चैनलों के मालिक और एंकर्स, उनका क्या वो भी माफी मांग लेंगे? क्या उनकी भी आत्मा जागेगी? जवाब है ना। उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग में कूट कूट करके जलालत ही भरी गई है कि आप किसी भी जवाबदेही से, किसी भी तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग से ऊपर की चीज है। सुभाष चंद्रा ने माफी मांगी, उसके कंटेंट पे आप बाद में आएंगे, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। ये एक ऐसा उदाहरण है कि किसी एक अच्छी भली लड़की को, जो फिल्म इंडस्ट्री में छोटा मोटा अपना काम करती थी, सिनेमा में, जहां भी टीवी पर, उसका कैरियर किस तरीके से उसको विलेन बना करके चौपट कर दिया पूरे 5 साल तक। 5 साल जिया उसने, 4.5 साल हो चुके उस घटना को, सुशांत सिंह राजपूत की। उसकी पूरी निजी जिंदगी खराब कर दी, उसकी सामाजिक जिंदगी खराब कर दी। और मीडिया ने जिस तरीके से उसको फ्रेम कर दिया, वो उस कलंक को लेकर के, ना केवल वो, उसका पूरा परिवार, उसके परिजन भी इसमें नेम्ड थे एफआईआर में। अब फ्राइडे को जो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट आई है, उसके अंदर ये बड़ा साफ है कि देयर वाज नोबडी इन्वॉल्वड, और किस तरह की कोई बात नहीं थी। और एक वो सामान्य मामला था जो रूटीन में 174 सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, इत्फा किया उसकी मौत की, इतनी सी बात थी। डॉगी चैनलों ने जो मीडिया ट्रायल चलाया, जांच तो इसकी होनी चाहिए कि डॉगी मीडिया ने जो चलाया, उसके पीछे साजिश क्या थी। असली सीबीआई जांच तो इसकी होनी चाहिए, इसका षड्यंत्र क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किन लोगों के थे।
और उस सारे में जो रिया चक्रवर्ती है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं आगे आकर के उसकी ना केवल क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसका मामला पता नहीं, आपको पता है कहां तक गया है वो। तो उस सारे मामले में अगर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है उसमें जो मीडिया की भूमिका है, ये वो केस है जो ये दिखाता है कि कैसी भूमिका नहीं होनी चाहिए, कैसी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। वो लड़की जिसके पास 1 ग्राम भी कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो 1 महीना जेल में भी रही, पूरा 1 महीना हाँ, बाइकुला जेल में रही। आप सोचिए उसका परिवार किन परिस्थितियों में जिया होगा। और कोई भी चीज थी तो मीडिया ट्रायल का क्या मतलब है? ये जो 4 फजूले बैठ जाते हैं टीवी पर लंपट किस्म के, और सुबह जिनको कानून का क नहीं पता, लॉ का एल नहीं पता, वो सुबह से शाम तक वहां पर कंगारू कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। केवल किस बात के लिए? चंद टीआरपी के लिए या किसी भी चीज के लिए। इसलिए मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि व्यूअरशिप आए ना आए हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तथ्य है उससे टस से मस आज तक कोशिश की कि हम तो हुए नहीं, कोई लफाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई सनसनी नहीं। ये जो मामला है बेसिकली, भारत की कितनी मैच्योर पत्रकारिता थी। आजादी के जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्टूडेंट थे जर्नलिज्म के, क्या पढ़ाया जाता था कि इस देश की आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जन जागरण में। और आज अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि इस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या का अगर किसी के ऊपर वो है ओनस, तो वो इस देश का डॉगी मीडिया है। केवल 11 साल में उसने ये काम कर दिया। लोगों के मानवाधिकार, आपका अपना व्यक्तिगत मान सम्मान, हर चीज को मिट्टी में मिला दिया। आपका रोल क्या था? एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का। और आपका रोल क्या है? न्यूज को छोड़ करके आप सारे काम करते हैं। ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, तथ्य कहीं नहीं। पूरे देश में वही दौर है। प्रधानमंत्री काम छोड़ के बाकी सब करते हैं। साहित्यकार, जो है चित्रकार, वैज्ञानिक, सब कुछ वो है, सब करते हैं। खैर, आपने पत्रकारिता की बात की। एक मूलभूत फर्क एक शब्द में अगर मैं समझता हूं, एक दौर था मेरे आदर्श में शुरू से गणेश शंकर विद्यार्थी को वैसे ही पत्रकारिता के पुरोधा कहे जाते हैं। दंगे रोकने के लिए जान गई थी, आपने पढ़ा भी होगा, दंगे रोकने के लिए निकले थे। आजादी के आंदोलन में कानपुर प्रेस वहां बैठ के कानपुर में, और क्या आंदोलन, सारे जितने क्रांतिकारी थे वो सारे क्रांतिकारियों का एक सेंटर पॉइंट था, गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में रहते थे। और कानपुर में दंगे हुए, दंगों के बीच में उनकी जान गई थी दंगे रोकने के लिए। आज की पत्रकारिता दंगे करवा न दे तो इनका पेट में खाना नहीं हजम होता है। पूरे दिन नफरत परोसते हैं। हिंदू मुस्लिम की नफरत का डोज जो है ये पूरा इसी मीडिया हाउस में तैयार हो रहा है आज की तारीख में। हम लोग कहते हैं भाजपाइयों को, वो तो केवल वाहक हैं, और जो भी उसमें खर्चा बर्चा आता है वो खर्चा उठाते हैं। बाकी पूरा प्रोडक्शन तो इन्हीं मीडिया हाउसेज में हो रहा है। मैं आपके सामने वो ट्वीट लाता हूँ, आप ही समझाइए जरा माफीनामे को, जरा दिखा दीजिए। हाँ हेमंत भाई। इसमें सुभाष चंद्रा जी बिल्कुल साफ एक बात कह रहे हैं आशीष भाई। इन सुशांत राजपूत मर्डर केस, सीबीआई फाइल्ड क्लोजर रिपोर्ट, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। आई बिलीव इट इज ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस। मेरा ये मानना है कि ये ठोस साक्ष्यों के अभाव में के कारण ये फाइल की गई है। नो स्कोप फॉर एम्बिग्विटी, किसी तरीके के विरोधाभास की कोई गुंजाइश नहीं है। हेंस इट मींस नो केस इज मेड आउट। इसका मतलब साफ है कि कोई केस बनता नहीं है। इन रिट्रोस्पेक्ट अगर पीछे मुड़कर देखूं, आई फील, मैं महसूस करता हूं that रिया चक्रवर्ती was made out an accused by media. रिया चक्रवर्ती को अभियुक्त बनाया गया था मीडिया के द्वारा, led by जी न्यूज through its editors and reporters at that time. जो उसको रिया चक्रवर्ती को जो अभियुक्त बनाया गया, उस सारी मुहिम का नेतृत्व मीडिया ने किया था, लेड बाय जी न्यूज, उसका नेतृत्व जी न्यूज ने किया था, इसके संपादकों और रिपोर्टरों ने जो उस समय थे। अदर्स फॉलोड जी न्यूज, उन्होंने जी न्यूज को फॉलो किया एज मेंटर ऑफ जी न्यूज। जी न्यूज का पथ प्रदर्शक होने के नाते एडवाइज देम टू बी ब्रेव एंड अपोलोजाइज। मैं जी न्यूज को कहूंगा कि वो बहादुर बने, वीर बने और माफी मांगे। आई डू अपोलोजाइज टू रिया, मैं खुद पर्सनली माफी मांगता हूं रिया से, इवन विद नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन, हालांकि मेरी इसमें कोई सहभागिता नहीं थी, भागीदारी नहीं थी। आई एम लाइक एक मुख रुद्राक्ष, मैं एक मुखी रुद्राक्ष की तरह हूं, बाहर और अंदर एक समान, दोनों तरफ। उसका तो हिंदी में लिखा है, काल स्पेड ए स्पेड, जो दोषी है उसको दोषी कहिए, और अपना नाम लिखा है। तो एक तरीके से आत्मग्लानि से भरा हुआ ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुभाष चंद्रा की मीडिया बैरन होने के बावजूद आत्मा जाग गई। लेकिन सवाल यह है कि जो बाकी जितने डॉगी मीडिया के मालिक हैं
उनकी कोई आत्मा बची भी है या नहीं, या उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है। मुझे आशीष भाई ईमानदारी की बात है, अगर मुझे संतुष्टि की अगर बात करें, जो भी लोग इस सूर्य खेल में अभी भी जी न्यूज में बचे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता अगर सुभाष चंद्र राव उनके या तो नौकरी से बाहर करते, नंबर 1, और नहीं तो उनको ऑफ एयर करते कम से कम 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए, और एक एग्जाम्पल सेट करते। मेरा आपसे अब दूसरा सवाल है, इस देश के अंदर तमाम ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और फलानी दुनिया भर की चीजें, उन सब के सेल्फ रेगुलेटरी मीडिया, ये वो सारी बातें, उनमें से किसी ने अभी तक कहा कि माफी मांगे सारे डॉगी चैनल? किसी ने नहीं कहा। वो सारे कहां थे जब ये जहर परोसा जा रहा था, उस लड़की की जिंदगी को नरक किया जा रहा था, उसको विलेन बनाया जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी तरीके का सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल की बात है वो तो नहीं थी। अब जब ये कह रहे हैं कि हम अपने चैनल पर माफी चलाएंगे, और मैं चाहूंगा कि मेरे जितना भी एडिटर रिपोर्टर हैं वो माफी मांगे, तो क्या वो जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है आपकी, क्या वो भी इस तरह की बात कहेगी? देखने की बात है। नंबर 2, क्योंकि कोई नहीं पीछे था, सबके अंदर टीआरपी की ऐसी अंधी मार थी। आपने वो एक वाहियात जाहिल किस्म का है वो जो एंकर जिसको आप बोलते हो, मैं उसके शो पे जिंदगी में कभी नहीं गया, जो कहता है मुझे ड्रग दो, ऐसे हाथ करके देखा था आपने? मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं, अभी वो दिखा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आदमी ड्रग के उसमें तो नहीं है। आप लाइव स्क्रीन पे बैठ करके इस तरह की थिएट्रिक्स कर सकते हैं। एक मौत तो हुई थी ना, उसके कंट्यूज थे, कुछ भी हो, मौत तो थी ना, एक युवा मौत थी। उस पे इतनी बड़ी नौटंकी स्क्रीन पर दिखा करके वो जाहिल करना क्या चाह रहा था, मुझे बताएंगे आप? और वो अकेला नहीं है। आपको पता है दिल्ली के अंदर पिछले दिनों बुलडोजर चला था, वो एक मोहतरमा उस पे बुलडोजर के ऊपर चढ़ के रिपोर्टिंग कर रही थी, बुलडोजर का महिमा मंडन कर रही थी। बुलडोजर किसी पे भी चले आशीष भाई, क्या कोई भी इंसानियत वाला व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर सकता है? कर सकता है? विध्वंस की प्रशंसा कर सकते हो आप? वो उस पर खड़े होकर के वो मोदी और योगी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो ये एक देश का नया दौर है। ये कमाल देखिए, पैसे आपसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन के, और आपके परिवार में, आपके अंदर, आपके बच्चों में नफरत के बीज बोते हैं सांप्रदायिक आधार पर। ये है इस देश का मीडिया, कोई रोकने वाला नहीं। अंबानी के पास किस चीज की कमी है? उसके चैनल सुबह शाम तक क्या करते हैं? विनीत जैन का कोई सा चैनल उठा के देख लीजिए। रजत शर्मा का सुबह से शाम तक पहले अंधविश्वास बेचता था, सीता के मकबरे पता नहीं क्या क्या खोजता था, अभी वो इन सब चीजों पे आ गई है। बेसिकली इस देश को वो जितनी कुरीतियां थी धर्मांधता की, अंधविश्वास की, उसको आशीष भाई निकालने में सैकड़ों साल लगे। तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी होम कर दी। इस देश को आज वापस वहीं पहुंचाया जा रहा है। एक अतीतजीवी शासन है, जो अतीतजीवी शासन है वो पुराने अतीत में आप विश्व गुरु थे, आप कितने सालों से गुलाम थे भैया, जरा बता दोगे? बता दीजिए। उसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेजों के समय क्या हुआ? कभी कुछ नहीं। केवल किया तो मुगलों के समय में जो कुछ हुआ, या कांग्रेस के समय में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, सारा दिन वो है। लेकिन तुमने 10 साल में क्या किया वो कभी नहीं बताते। इस देश के मीडिया का सत्यानाश किया, इस देश के भाईचारे का सत्यानाश किया। सांप्रदायिक सौहार्द, जो पॉपुलर नैरेटिव है, वो सुबह से शाम तक क्या है? विपक्ष निशाना, सांप्रदायिकता का जहर, यही नैरेटिव है। और ये मीडिया जो है, ये कहां छुपेंगे अगर इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने लगे तो? ये एक रिया चक्रवर्ती का मामला आप इसलिए डिस्कस कर रहे हो आज क्योंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। कितने ऐसे मामले हैं जो बुलबुले की तरह डॉगी मीडिया उठाता है, थोड़ी देर प्रोपेगेंडा करता है, तब तक साउथ ब्लॉक में जो आपके दोस्त बैठे हैं जोशी जी, वो आपके जो साउथ ब्लॉक वाले जब तक कोई नया ट्वीट भेजते हैं आपको या कोई मैसेज भेजते हैं, तब तक वो गुब्बारा यूं ही फुलाते रहते हैं, और फिर वो गुब्बारा कहां गायब होता है आप ढूंढते रह जाते हैं। तो जिस देश का मीडिया सत्ता पोषित और सत्ता प्रायोजित हो, जिसका एक एक शब्द उधर से आता हो, कोई चैनल उठा के देखिएगा, सब पर प्राइम टाइम की बहस एक विषय पे मिलेंगी, कंटेंट सेम मिलेगा, गेस्ट वो डिक्टेट करते हैं। तो फिर ये मीडिया थोड़ी है। फिर आप कहिए ये मोदिया है, कहिए ना, उसका नाम मोदिया रखिए, ताकि जिसको देखना है देख ले, जिसको आप गुमराह क्यों कर रहे हैं देश को? और तमाम भगत सेना है। आपको एक बधाई दूंगा एक बात की, पिछले 2-3 दिन में हमने तमाम तरह के शोज किए, आपने देखा आपके चैनल से सारे भक्त लगभग भाग गए हैं। उनकी जो आपने लानत मनानत की है वो भाग खड़े हुए हैं। और आप मेरे ख्याल में पहले यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पिछले 3-4 दिन में जो आपने आईना दिखाया तमाम, कम से कम अपने वाले शोज के मैंने कमेंट्स देखे, वो भाग खड़े हुए, जो कुछ बहुत बड़े जाहिल हैं,
जिनका 2 रुपए के बिना गुजारा नहीं होता, उनको अगर छोड़ दे चंद को, तो 90% मुझे लगता है दौड़ गए वहां से। तो कहीं ना कहीं उनको भी शर्म आने लगी, भक्तों को भी, लेकिन डॉगी मीडिया को शर्म नहीं आ रही। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो ये डॉगी मीडिया का जो ये फाइनेंस मॉडल है, जो कि सारा सरकार से पैसा लो और सरकार का प्रोपेगेंडा चलाओ, ये आने वाले दौर में इनको लेकर के बैठ जाएगा, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म। आज की तारीख में आप अखबारों का हाल देख रहे हैं, वैसे ही इनके आज किसी भी चैनल की आप बात करिए, टीआरपी सारे के सारे नंबर 1 है। अंग्रेजी का कोई चैनल खोलिए, सारे नंबर 1। हिंदी का कोई चैनल खोलिए, सारे नंबर 1। आत्ममुग्धता के उस दौर में जा चुके हैं। तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की बात करेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये है हकीकत आज की। कभी उस पर चर्चा अभी तो करना नहीं चाहता, कभी अलग से करेंगे। मैं तो उसका पार्ट रहा हूं, चैनल का पार्ट रहा हूं, संपादक के रूप में, चैनल हेड के रूप में रहा हूं, तो मैं तो उस सिस्टम को करीब से देखा हूं। और मैं आपको बताऊं, नेशनल चैनल्स, इनका व्यापार चल रहा है ऊपर के लेवल से नफरत बांटना है। रीजनल चैनल्स, जो रीजनल चैनल कभी लोगों के घर में, मतलब उनके रगों में दौड़ता था, क्योंकि वो शाम में रीजनल चैनल में तो घरों में देखता था, आज नहीं 20 साल पहले ईटीवी वगैरह जब का जमाना था, तो लोग लगाते थे कि जिले-जिले की, गाँव-गाँव की खबर मिलेगी। अब खबर कहाँ चलती है? अब पूरे दिन डिबेट चलता है, संभल में मिल गया, नीचे खोदा गया है, मिल गया उसमें सामान। यहीं पर हिंदुओं जो है सनातन को दबाया गया था, खोद के निकाल लिया सनातन को हम लोगों ने। दिन भर यही चलाया जाता है। तो नेशनल का हाल वो है। रीजनल का हाल क्या है? जितना ठेकेदार, जितना बिल्डर, रियल एस्टेट वाले, सब के सब अपना कारोबार किसी तरह ढकने के चक्कर में, कालिक ढकने के चक्कर में सबने लगा दिया पैसा रीजनल चैनलों में। और संपादक के रूप में या आउटपुट हेड के रूप में मैंने देखा कि एक दौर था कि कभी कभी मालिक ने खबर के अलावा कुछ बातें नहीं की होगी। चैनल के मालिक ने बात की तो कभी खबर के लिए कि अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये खबर आप देख लीजिएगा जरा। और वो दौर भी मैंने देखा जब संपादक खबर के बारे में मालिक कभी बात ही नहीं करता था। मेरे ही पास जब मैंने छोड़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया अलविदा कहा, तो मालिक का फोन आता था, भैया जरा बात कीजिए रिपोर्टरों से कि 5-5 हजार रुपए अगर महीने का बंध जाता, 5-5 हजार रुपए, किसी कोई ऐसा पेड बाइट भेज देते कि एक बाइट चलाएं 5 हजार रुपए का, देखिए फला वाला चैनल चला रहा है, एग्जाम्पल होता था, देखिए फला चैनल है, उसके रिपोर्टरों के यहाँ भी मुझे पता चला कि 5-5 हजार रुपए रिपोर्टर भेज रहे हैं, बाइट चलाने के लिए 5 हजार रुपए लेकर के भेज दे रहे हैं। 5-5 हजार आएगा तो जोड़िए कैलकुलेशन, 365 दिन में इतने करोड़ रुपए होंगे। हम कहे भैया भिखमंगा न बनाओ, संपादक के रूप में हम रहे ना रहे, हम पत्रकार रहना चाहते हैं जीवन पर्यंत, तो माफ करो हमको, तुम्हें लोग चला लो। और एक चैनल मालिक को इसी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मुझको कहे कि आप बहुत जल्दी, आपका टेम्परामेंट थोड़ा गड़बड़ है भैया, बहुत जल्दी आप नाराज होते हैं, आइए बैठ के बात करेंगे। तो मैंने चैनल छोड़ते समय कहा था कि चर्चा इधर थोड़ी जा रही है लेकिन फिर भी बोल दूं, मैंने कहा था उनको बड़े सम्मान से, उनका भैया आप नाराज हो गए। हम कहे भैया हमको माफ करो, आपका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा जीवन भर, क्योंकि मेरे सीवी में, प्रोफाइल में आज तक तमाम लिखा था कि यहाँ पे प्रोड्यूसर रहे। भाई छोटे से पत्रकारिता में सबसे निचले पोस्ट से मैं शुरू किया, सबसे नीचे से, और सबसे ऊपर तक पहुंचा था। तो मैं कहा सब कुछ लिखा है उसमें, टिकर से और रनडाउन से लेकर के और संपादक तक। कहीं नहीं लिखा था कि मैंने सर्कस में काम किया है। आपके चैनल का संपादक बनने के बाद मैं अब लिख सकता हूं अपने सीवी में कि सर्कस में काम किया है। तो दांत चियाल दिए, जितने दांत मुंह में थे सब दिख गए, दांत चियाल दिए, भैया आप तो भिगा के मारते हैं जूता। ये चैनल के मालिक की बात बता रहा हूं मैं, अब नाम नहीं बताऊंगा। तो 12 साल 15 साल से चैनल चला रहे हैं, 15 साल पुराना चैनल है। खैर हम आते हैं इस पे, हम आपको दिखा देते हैं ये पत्रकारिता हो कैसे रही है, एक झलक दिखा देते हैं। जरा दिखाइए उछल कूद के, आज अब तो भाजपा प्रवक्ता है, दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम प्ले करिए। 129 कार्ड और 129 कार्ड और सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज। बाप रे बाप, सर घूम गया, बनना गया, चक्कर आने लगा इसको देख के। ये देखिए जो आप कह रहे थे दूसरा वाला, उसको भी देख लीजिए। तो ये गंजड़ी है, ये चर्सी है, ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है, और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के वोट
व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? अब देखो, आप ये क्लिप दिखाना इसलिए जरूरी था कि इसके पास प्रमाण है, तो या तो इसे सीबीआई डायरेक्टर बना दो मोदी जी, अमित शाह, इसे बनाओ सीबीआई डायरेक्टर। सब सीबीआई में नकारे भरे हुए हैं, सारे नकारों भर रखा है, इसे बनाओ वहां सीबीआई डायरेक्टर ले जाकर, भाई सारा प्रमाण इकट्ठा किया है। दूसरी बात, प्रमाण जब सारे इसके पास थे तो इसको पूछ के या तो ले जाओ, तुरंत अभी तत्काल लेके जाओ, इससे प्रमाण लो। आपके नकारों ने या तो पैसा खाया है, कैसे क्लीन चिट दे दी हेमंत भाई? या तो सारे रिश्वतखोर हैं, पैसा खा क्लीन चिट दिए हैं। तो इस जमूरे को ले जाकर के, इससे जमूरे से पहले ले पहले प्रमाण सारा, और नहीं भाई, किसी सीबीआई डायरेक्टर बना दो। बताओ ये किसी बच्चे, ये सब एजेंडे के तहत नरक मचा दिया इन लोगों ने। ये पूरा मामला बेसिकली एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन सारे लोगों ने बेच के और उस महिला की जिंदगी बर्बाद की, नष्ट कर दी, इन सब की जांच होनी चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ताकि मैं इनसे, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, आने वाले समय में कोई इस तरह की हिमाकत ना कर पाए। हिंदुस्तान के मीडिया की आज दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी है सबको पता है, कितने रसातल में आप जा चुके हैं। उसके बावजूद भी इसके पास अगर सबूत है तो इसने सीबीआई को क्यों नहीं दी? हु स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गिविंग? या सीबीआई ने इससे क्यों नहीं ली है? ये एक सरकार के खास एजेंडे के तहत इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, जो उसके बेल ऑर्डर है ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ना इसके बाद एक पैसे की कोई चीज बरामद हुई रिया चक्रवर्ती के पास, ना उसके पोजीशन में मिली, और ना कोई ऐसा सबूत मिला। ये भाई कह रहा है कि मेरे पास व्हाट्सएप ट्रेल है, तो इसने दिया क्यों नहीं? ये सीबीआई ने लिया क्यों नहीं? तो ये सारे का सारा मिलकर के एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया गया है कि मोदी सरकार जिसको चाहे, बीजेपी जिसको चाहे उसको बर्बाद कर दे, मुख्य मुद्दों से बात खत्म होती रहे, उसका जिक्र ना आए, और जैसे चाहे वैसे नैरेटिव को ही ड्राइव करते रहे। देश के लोग नासमझ हैं, मूर्ख हैं, तो उस चीज का ये लाभ उठा रहे हैं। अब सवाल केवल इतना है कि देश की जनता जागती कब है? आज ये आदमी एक्सपोज्ड है बुरे तरीके से। क्या इन सबको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या सबको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इनके चैनल सस्पेंड नहीं होने चाहिए कुछ दिन के लिए? सवाल केवल इतना है। नहीं हो, निश्चित नहीं होंगे, इनको तो इनाम भी मिलेगा, वो छोड़ दीजिए इनाम, लेकिन क्या ये होने चाहिए कि नहीं, हम तो सवाल पूछेंगे ना। तो बेसिकली क्या है, दिस इज ए न्यू लॉ इन द ओवरऑल इवॉल्वमेंट ऑफ दिस कंट्री। जो इवॉल्विंग कंट्री है, जो प्रोग्रेसिव कंट्री था, उसको आज रिग्रेशन के रसातल में पहुंचा दिया आपने। आज हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, कोई कहता रहे, आप देते रहिए आंकड़े। हकीकत में प्रोग्रेस होती है यहां से, और यहां पर भर दिया आपने जहर। तो वो जहर सुबह से शाम तक बेचने की प्रक्रिया, उसी का नाम मीडिया आज की तारीख में, माफ कीजिएगा। और इस पर अगर समय रहते, सेल्फ कंट्रोल कोई नहीं होगा, भूल जाइए आप। सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज खत्म कर दी गई है। साउथ ब्लॉक से मैसेज आएगा, वही आपने सब कुछ सारा चलाना है सुबह से रात तक। अखबारों की भी यही हालत है, जो मर्जी करें। लेकिन देश की जनता को जाग जाना होगा, पाठकों को, दर्शकों को, ताकि वो खुद नहीं, उनकी पीढ़ियां बर्बाद होने से बच जाए। केवल और केवल इतनी बात है। इनके भरोसे अगर आप जन जागरण की उम्मीद करेंगे तो आप बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं, आप भी और पूरा देश भी। जो स्थिति आज पैदा कर दी है वो किसी सब सहारा कंट्री की भी नहीं है, जहां तक मीडिया का सवाल है। नॉर्थ कोरिया में भी इतना खराब मीडिया नहीं होगा जो हिंदुस्तान के अंदर आज है। ये कहने में मुझे बड़ा भारी मन के साथ कहना पड़ता है, मुख्य धारा का मीडिया नहीं है, ये मोदिया है। और डॉगी चैनल की मैंने डेफिनेशन बता दी कि किसी की गोद में बैठ के किसी और के ऊपर भौंकना। इसके अलावा और मीडिया आज की तारीख में, माफ कीजिएगा, 95% मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, जिसको आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। गोवा में भी नहीं, कहा बैठे हैं सब, तलवे चाटते हैं, जैसे ही मुंह घुमाते हैं तो उधर भौंकते हैं, फिर इधर तलवे चाटने लगते हैं। उधर भौंकेंगे, इधर तलवे चाटेंगे। और सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटेड क्या होता है? जब इनका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल ही दूसरे के पास है, तो ये कहाँ सेल्फ कंट्रोल होंगे? रिमोट कंट्रोल से तो चल रहे हैं सबके सब रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। इनके लिए आखिर में एक बात कहेंगे, माफी ओफी नहीं। माफी क्या मांगेंगे? कान पकड़ के भी माफी? इन्हें मुर्गा बनाया जाता था पहले, स्कूलों में मुर्गा बना देते थे मास्टर साहब। तो इनको मुर्गा बनाओ। और कई बार क्या होता था कि जो ज्यादा बदमाश होता था तो मुर्गा बना के पीठ पे 2 ईंट रखी जाती थी। तो इनको मुर्गा बना के इनके पीठ पे 4 ईंटें रखो। और कई, हम लोग की पढ़ाई के समय में, आजकल की पढ़ाई अलग हो गई है,
कईयों को मुर्गा बनाने के बाद मास्टर साहब कहते थे अब चलो, 2 ईंटा पीठ पे रख के अब चलो जरा यहाँ से वहां तक चलो मुर्गा बन के। तो ये सब मुर्गा बने, इनके पीठ पे 4 ईंटा रखो और कहो चलो यहाँ से, और कहाँ तक जाओ, लोक कल्याण मार्ग तक चलो वैसे ही, तब ये राइट टाइम होंगे। और अकाउंटेबिलिटी के बजाय जिस दिन अकाउंट चेक होने लगे ना, सब अकाउंटेबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन? वही जो अकाउंट से जुड़ा हुआ है वही चेक करेगा। वो कैसे चेक करेगा जो अकाउंट में लाभदाता है? अकाउंटेबिलिटी खाली अकाउंट चेक कर लिया जाए। हम तो कहते भाई हमारा चेक करो, हमारा चेक करो, सारा खाता चेक कर लो भाई। हो सकता है चेक करोगे तो कभी लगे कि हाँ इसको 10-20 हजार रुपया दे देना चाहिए, इसके खाते में डाल देना चाहिए। तो खाता चेक करिए सबका, हमारा चेक करो, इन सबका भी चेक करो। जितने ये जमूरे बैठे हुए हैं रोज सर्कस सुबह शाम तक मदारी लगा करके और मदारी लगा नफरत फैला रहे हैं, इन सब का अकाउंट चेक करो, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ से ये। आपको बताऊं, नहीं फिर कहना चाहिए, थोड़ा सा डिफर कर जाएंगे। मैं भैया हेमंत अत्री जी किराए घर खोज रहा था नोएडा के इलाके में। वहां पे जो ब्रोकर दिलाते हैं घर, वहां कहा जब पत्रकार और हमको कोई घर दे नहीं रहा था, तो कहा आप किराए घर, एक डीलर ने कहा किराए घर ले रहे हो आप? मैं नाम नहीं लूंगा, इन्हीं, हालांकि नाम आज चर्चा में आ ही चुका है। पता है कि वहां पे जो 4 कितने गज की मतलब 800 या 400 500 गज की कोठी है, वो फला पत्रकार की। आपको पता है यहीं पे आप किराए घर खोज रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं। और हम कहे अच्छा होगा भैया, अब थोड़ा सा साथ में एक था तो उसकी रुचि जगी, तो उसने कहा अच्छा, तो कहा हाँ वहां ताला लगा रहता है, बंद पड़ा है, किराए पे भी नहीं देने की जरूरत है उनको, बंद पड़ा है। उस कोठी की कीमत करोड़ों में है और ताला लगा बंद पड़ा है, धूल फाक रहा है। क्योंकि क्या फर्क है? करोड़ों की कोठियां, करोड़ों की कोठियां जो है इसी नोएडा में, ये कहां से आया है? कहां से आया है? पत्रकारिता में तो किस्त पे घर ले पाए हैं, उसका पोजीशन नहीं ले पाए आज तक। तो जो है कहां से आता है? कहते रहे इन सबका अकाउंट चेक हो। हम कह रहे हमारा तो सबसे पहले हमारे चेक कर लिया जाए, उसके बाद इन सबका चेक हो। ये ना कोई कहे कि नहीं अपना नाम नहीं, हम सबसे पहले, हम तैयार हैं, हाथ उठाते हैं पहले, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा घर छोड़ के क्रांति करो, हमारे घर से शुरू करो, जांच लो सब। लेकिन कौन करेगा ये? हम भी उलझुल, हम लोग भी ऐसे ही चर्चा करते रहते हैं। खैर चलिए देखते हैं कौन माफी उफी तो कोई मांगने वाला नहीं है। कल फिर हम जरूर मिलेंगे, फिर माफी हम ही मांगेंगे देश की जनता से कि हम लोग आपको जो है बार बार कहते हैं जगो, और आप लोग आराम के मुद्रा में, सोने के मुद्रा में। तो इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं कि हम लोग आपकी नींद में खलल डालने आते हैं। चाहे हेमंत अत्री हो, चाहे हम हो, भाऊ, आपकी नींद में हम लोग खलल डालने के लिए बार बार आ जाते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिए, इजाजत दीजिए। कल फिर आएंगे आपकी नींद में खलल डालने। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।